मॉन्यूमेंट वैली के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों से कहानी की शुरुआत होती है जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ की सपाट और सीधी पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में उतनी ही जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 क्लाइंबर्स में से 3 लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं। डैड का नाम जुन्हो है, जो एक बहुत ही अनुभवी और पुराने पर्वतारोही हैं। उनके साथ उनकी बेटी सोही और बेटा मिनजुन भी हैं। इनके अलावा 2 और लोग इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, और यही इस हादसे की सबसे बड़ी और काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच ये पांचों धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। वो 2 लोग जो जुन्हो और उनके बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर उनका पैर टिका नहीं, और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। अब सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये 5 लोग एक ही रोप यानी रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही ऊपर वाले वो 2 लोग गिरे, उनके वजन के झटके की वजह से एक एक करके बाकी सभी लोग भी पहाड़ी की सतह से अलग हो गए। अब मंजर ये था कि 5 लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे, जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से हुक के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वो रस्सी और वो हुक इन 5 का भारी वजन संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हवा के तेज थपेड़े और 5 लोगों का वजन उस रस्सी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते, जो 2 लोग सबसे ऊपर थे वो झटके की वजह से अब रस्सी पर सबसे नीचे लटक गए थे। तभी अचानक उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और वो दोनों पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब उस रस्सी पर सिर्फ जुन्हो, उसका बेटा मिनजुन और उसकी बेटी सोही बचे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से खिसक रही थी, और वो हुक चट्टान से बाहर आने लगा था। जुन्हो को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर कुछ ही सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरह उखड़ जाएगी, और उसके दोनों मासूम बच्चे भी उसके साथ मारे जाएंगे। जुन्हो अपनी बेटी सोही से चिल्लाकर कहता है कि वो पहाड़ी की किसी दरार में क्लैंप लगाने की कोशिश करे, ताकि रस्सी को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके और हुक पर दबाव कम हो जाए। सोही अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुंच पाता जहां वो क्लैंप लगाकर सबकी जान बचा सके। जुन्हो सबसे नीचे लटक रहा था, और उसके ठीक ऊपर उसका बेटा मिनजुन था। जुन्हो एक ऐसा पत्थर दिल फैसला लेता है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वो अपने बेटे मिनजुन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिता का प्यार और बच्चों को बचाने की तड़प साफ दिख रही थी। वो कहता है, मिनजुन, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। मिनजुन और सोही ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। सोही चीख चीख कर मिनजुन को मना करती है कि वो ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। मिनजुन के पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो अपने ही हाथों से अपने पिता की रस्सी कैसे काट सकता था? उसे पता था कि रस्सी काटते ही उसके पिता हजारों फीट नीचे गिर जाएंगे। आखिरकार अपनी आंखों में आंसू लिए और भारी मन से मजबूरी में मिनजुन चाकू से रस्सी काट देता है। जुन्हो तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान दे देता है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है। उस भयानक हादसे ने मिनजुन की रूह को झकझोर कर रख दिया था। पिता की मौत का गिल्ट उसके मन में इस कदर घर कर गया था कि उसने पहाड़ों पर चढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। वो पहाड़ों से कोसों दूर रहना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी और हाई प्रोफाइल टीम K2 पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। K2, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे जानलेवा चोटी कहा जाता है। मिनजुन को ये जानकर गहरा झटका लगता है कि इस टीम में उसकी अपनी बहन सोही भी शामिल है। सोही अब एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर बन चुकी थी और पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। वो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर रही थी। मिनजुन अपनी बहन से मिलने के लिए बेस कैंप पहुंचता है। सालों बाद जब इन दोनों भाई बहन का सामना होता है तो वहां कोई खुशी या गले मिलना नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और पुरानी नफरत दिखाई देती है। दरअसल सोही आज भी अपने पिता की उस मौत के लिए मिनजुन को ही जिम्मेदार मानती है। मिनजुन को पता चलता है कि 5 लोगों की एक टीम, जिसमें उसकी बहन सोही भी है, मंगलवार तक चोटी यानी पीक पर पहुंचने वाली है। इस पूरे मिशन का लीडर और पैसा लगाने वाला आदमी जियोन वॉन है, जिसने हाल ही में एक एयरलाइंस कंपनी खरीदी है। उसकी योजना ये थी कि जब वो K2 की चोटी पर खड़ा होगा, ठीक उसी समय उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट पहाड़ी के ऊपर से गुजरेगी और दुनिया को उसकी ताकत का एहसास होगा। चढ़ाई शुरू होने से एक रात पहले जियोन वहां एक बहुत ही शानदार पार्टी देता है। सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी और गंभीर आदमी आता है जिसका नाम हियोन सुक है।
हियोनसुक एक बेहद अनुभवी क्लाइंबर है जो पहले भी K2 की चोटी पर जा चुका है और उसे वहां के चप्पे चप्पे और वहां के बदलते मिजाज की पूरी जानकारी है। हियोनसुक सीधे जियोन के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो वो क्या करेगा। जियोन अपने पैसे के घमंड में चूर होकर कहता है कि उनके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन मौसम का एक्सपर्ट है और अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने का कोई सिग्नल नहीं है। हियोनसुक उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि पहाड़ों पर मौसम किसी का सगा नहीं होता और अगर एक बार तूफान आ गया, जियोन उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। इसके बाद हियोनसुक वहां से चला जाता है, अपनी दाढ़ी बनाता है और रात के अंधेरे में अकेले ही खामोशी से K2 की चढ़ाई शुरू कर देता है। अगले दिन जियोन की 5 लोगों की टीम भी अपनी यात्रा शुरू करती है। जोश और उत्साह के साथ ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां हवा बहुत पतली हो जाती है, तो अचानक रेडियो पर उन्हें नीचे से मैसेज मिलता है कि एक भीषण तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। टीम का लीडर टेजुन अनुभवी था। वो तुरंत कहता है कि ये बहुत खतरनाक संकेत है और हमें इसी वक्त वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जियोन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट और अपने प्रमोशन की चिंता थी। वो कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव यानी टारगेट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और तूफान शायद अपनी दिशा बदल लेगा, जैसा कि अक्सर रेडियो रिपोर्ट्स में होता है। तेजुन और सोही जानते थे कि ये मौत का बुलावा है, लेकिन जियोन के पैसों के दबाव और उसकी जिद के आगे आखिरकार उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। नीचे बेस कैंप में मौजूद मिनजुन जब ये देखता है कि तूफान की वार्निंग के बाद भी वो लोग वापस नहीं आ रहे, तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। उसे अपने पिता को खोने का दुख याद आता है। वो फिर से रेडियो पर टेजुन से संपर्क करता है और चिल्लाकर बताता है कि दक्षिण दिशा से बहुत ही भयानक तूफान उनकी तरफ आ चुका है और अगर वो अब भी नहीं मुड़े तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन जियोन एक बार फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से टेजुन को कन्विंस कर लेता है। मिनजुन अपनी दूरबीन से बेबसी के साथ देख रहा होता है कि उसकी बहन मौत के बिछाए हुए जाल की तरफ कदम बढ़ा रही है। वो पहले ही अपने पिता को खो चुका था और अब वो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। तभी ऊपर पहाड़ पर कुदरत का असली तांडव शुरू हो जाता है। अचानक एक भीषण बर्फानी तूफान आ जाता है। बर्फ की मोटी चादर और हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच ये 5 लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक सोही के पैरों के नीचे से बर्फ की एक बहुत बड़ी सतह खिसक जाती है और वो 2 चट्टानों के बीच बनी एक बहुत गहरी खाई में गिरने लगती है। क्योंकि ये सभी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, सोही के गिरने के साथ साथ बाकी लोग भी नीचे की तरफ खिंचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जब सोही सतह से थोड़ा ही ऊपर लटक रही होती है, तभी उसकी रस्सी बीच से टूट जाती है। सोही उस गहरी खाई में सुरक्षित गिर जाती है, लेकिन अब वो वहां कैद हो चुकी थी। ऊपर मौजूद बाकी 4 लोग भी इस तूफान की चपेट में आकर इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी ऊपर से बर्फ का एक विशाल सैलाब यानी एवलांच आता है और पूरी टीम की तरफ मौत बनकर बढ़ने लगता है। इसकी चपेट में आकर टीम के 2 और लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उस गहरी खाई के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे थे, सोही, जियोन और टेजुन। ऊपर से वो खाई पूरी तरह बर्फ की मोटी परत से ढकी जा चुकी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो तीनों अब बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो चुके थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। नीचे से उनके रेडियो पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां किसी भी तरह का सिग्नल नहीं था। सोही को मॉर्स लैंग्वेज आती थी और खुशकिस्मती से मिनजुन को भी इसकी पूरी जानकारी थी। सोही ने एक छोटे से पत्थर और धातु के टुकड़े से मॉर्स कोड में सिग्नल भेजे, जो किसी तरह नीचे लगे यंत्रों ने पकड़ लिए। मिनजुन को जैसे ही ये पता चला कि उसकी बहन अभी जिंदा है, उसकी जान में जान आई। लेकिन अब वक्त उनके खिलाफ था। विशेषज्ञों का कहना था कि इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में ये लोग 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की बहुत कमी थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बर्फ के नीचे उनकी सटीक लोकेशन का पता कैसे लगाया जाए और वहां तक पहुंचने के लिए इतनी विशाल बर्फ की दीवार को कैसे हटाया जाए। ये नामुमकिन जैसा लग रहा था। मिनजुन अपनी बहन को बचाने के लिए खुद ऊपर जाने का फैसला करता है, भले ही उसकी अपनी जान चली जाए। इसके लिए वो आर्मी के पास जाता है और उनसे नाइट्रोग्लाइसरीन के शक्तिशाली बम मांगता है। ये बम इतने खतरनाक थे कि थोड़ा सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ते ही ये अपने आप फट सकते थे। जियोन की कंपनी 50 लाख का इनाम का ऐलान करती है ताकि कोई और भी इस खतरनाक मिशन पर मिनजुन के साथ जा सके। पैसों के लालच में एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफर शुरू करने से पहले मिनजून को सलाह दी जाती है कि उसे अपनी टीम में ह्यूनसुक को जरूर शामिल करना चाहिए। ह्यूनसुक वही अनुभवी आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले जियोन को टोका था। ह्यूनसुक का अतीत बहुत ही दर्दनाक था। 4 साल पहले उसकी अपनी पत्नी, जो एक मशहूर टूरिस्ट गाइड थी, इसी पहाड़ पर एक भयानक तूफान में लापता हो गई थी। ह्यूनसुक उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह ऊपर गया था। उसे अपनी पत्नी की लाश तो नहीं मिली, लेकिन वो 3 और लोगों की जान बचा
बचाकर वापस ले आया था। इस कोशिश में उसके पैरों की उंगलियां ठंड की वजह से बुरी तरह गल गई थीं। वो आज भी अपनी पत्नी की आखिरी निशानियों को ढूंढने के लिए अक्सर इन खतरनाक वादियों में भटकता रहता था। मिनजून और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए यूनसुक के पास पहुंचती है। यूनसुक पहले तो मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि केटू पर इस वक्त जाना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन जब मिनजून उसे याद दिलाता है कि उसने सालों पहले उसके पिता जूनहो के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो यूनसुक की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो मान जाता है। वो टीम का लीडर बनते ही कहता है, ये कोई रिकॉर्ड बनाने की चढ़ाई नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन है और यहाँ हर कदम मेरी मर्जी से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ की गहरी गुफा में फंसे तीनों लोगों की हालत हर बीतते मिनट के साथ खराब होती जा रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि खून जमने लगा था और ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से तेजून के फेफड़े जवाब दे रहे थे। उनके पास सांस लेने में मदद करने वाली एक बहुत ही जरूरी दवा थी। जियोन अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक यहाँ भी बहुत स्वार्थी निकला। वो अपनी दवा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, भले ही तेजून मर जाए। वो चाहता था कि तेजून जल्दी खत्म हो जाए ताकि उसके हिस्से की दवा जियोन खुद इस्तेमाल कर सके और ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सके। लेकिन सोही का दिल पसीज गया और उसने छिपकर अपने हिस्से का इंजेक्शन तेजून को लगा दिया। जियोन को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और सोही को बुरा भला कहने लगा। इधर बाहर की दुनिया में मिनजून और यूनसुक की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर बढ़ रही थी। उनके पास वो खतरनाक नाइट्रोग्लाइसरीन के बम थे जिन्हें वे साए की तरह बचाकर ले जा रहे थे। रास्ते में कुदरत उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक टीम के बम में लीकेज हो जाती है और जैसे ही उस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहां एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और टीम के 2 सदस्य वहीं मौत की नींद सो जाते हैं। इस धमाके की वजह से बहुत सारी पुरानी बर्फ अपनी जगह से हटती है और यूनसुक को अचानक वहां एक लाश का हाथ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि यूनसुक की अपनी पत्नी थी, जिसकी तलाश वो 4 साल से कर रहा था। उसकी लाश आज भी बर्फ में वैसी ही सुरक्षित थी। यूनसुक ने उसकी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी निकाली और उसे अपने गले के लॉकेट में डाल लिया। तभी मिनजून को वहां एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर यूनसुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बॉक्स से एक ऐसा कड़ा सच सामने आता है जिसे जानकर किसी का भी खून खौल उठे। दरअसल 4 साल पहले जब यूनसुक की पत्नी तूफान में फंसी थी तो जियोन भी उसी के साथ था। जियोन ने खुद को बचाने के लिए यूनसुक की पत्नी की सारी डेक्समेथाजोन दवा चुरा ली थी और उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यूनसुक को अब समझ आ गया था कि उसकी पत्नी की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही जियोन है। यूनसुक के दिल में बदले की आग जलने लगती है और वो तेजी से उस गुफा की तरफ बढ़ता है जहां जियोन छिपा था। रात का वक्त हो चुका था और सोही की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। वो रेडियो पर मिनजून से संपर्क करती है और कमजोर आवाज में कहती है, मिनजून तुम वापस चले जाओ, हम में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, अपनी जान जोखिम में मत डालो। मिनजून उसे ढांढस बंधाता है, लेकिन उसके खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी रात जियोन अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। जब सोही बेहोशी की हालत में सो रही होती है, जियोन रेंगते हुए तेजून के पास जाता है और उसे हवा का एक खाली इंजेक्शन लगा देता है। हवा का बुलबुला तेजून की नसों में जाते ही उसका दम घुट जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जब सोही की आंख खुलती है तो वो तेजून के शरीर को ठंडा पाती है और पास ही गिरी हुई खाली सिरिंज देखकर समझ जाती है कि जियोन ने अपनी दवा बचाने के लिए तेजून का कत्ल कर दिया है। तभी गुफा की छत से बर्फ गिरने लगती है और उन्हें ऊपर से हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई देती है। मिनजून और यूनसुक ठीक उसी जगह पहुंच चुके थे। वे अपनी पूरी सावधानी के साथ नाइट्रोग्लाइसरीन का आखिरी बम वहां सेट करते हैं और एक जोरदार धमाका करते हैं जिससे गुफा का मुंह खुल जाता है। मिनजून तेजी से अंदर उतरता है और अपनी बहन सोही को वो रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की तैयारी करता है। तभी यूनसुक और जियोन का आमना सामना होता है। यूनसुक के पास मौका था कि वो जियोन को वहीं खत्म कर दे, लेकिन वो एक सच्चा पर्वतारोही था। वो नफरत के बावजूद जियोन को भी रस्सी से बांध देता है, लेकिन तभी पहाड़ का वो हिस्सा अचानक धंस जाता है जहां ये सब खड़े थे। अब मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। मिनजून सबसे ऊपर चट्टान को पकड़े हुए था और नीचे रस्सी पर सोही, यूनसुक और जियोन एक के नीचे एक लटके हुए थे। पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी थी और हुक धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। यूनसुक को तुरंत समझ आ गया कि रस्सी सबका वजन नहीं सह पाएगी और अगर उसने कुछ नहीं किया तो मिनजून और सोही भी मारे जाएंगे। यूनसुक मिनजून की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो अपनी जेब से वही पुराना चाकू निकालता है। मिनजून चिल्लाता है, नहीं यूनसुक, ऐसा मत करना, लेकिन यूनसुक मुस्कुराते हुए रस्सी काट देता है। यूनसुक और जियोन दोनों एक साथ उस अंधेरी और गहरी खाई में गिर जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। यूनसुक ने न सिर्फ अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया, बल्कि एक पिता की तरह मिनजून और सोही को नई जिंदगी
जिंदगी भी दे दी। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ मिंजून अपनी बहन सोही को सुरक्षित नीचे बेस कैंप लेकर आता है। सोही की आंखों में अब मिंजून के लिए नफरत नहीं बल्कि बेपनाह प्यार और सम्मान था। वो अपने भाई को गले लगा लेती है और उसे उस पुरानी गलती के लिए दिल से माफ कर देती है। वो कहती है, मिंजून, अगर आज डैड यहाँ होते तो उन्हें तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर बहुत गर्व होता। मिंजून वहाँ उन सभी लोगों के नाम का एक खूबसूरत पत्थर का स्मारक बनाता है जिन्होंने इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसी सीन के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।